डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान क्लास 12 चैप्टर 2 विलयन के अंतर्गत स्थिर कौथी द्रव मिश्रण के बारे में। स्थिर कौथी जिन्हें हम एजियोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अभी तक पढ़ाया गया होगा कि कोई भी द्रव जिस ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वो ताप ही उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे जल, सभी लोग जानते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प या गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन होता क्या है, जब कोई भी द्रव सामान्य ताप पर वाष्प बनाता रहता है, सामान्य ताप पर भी वाष्प बनाता है। जैसे यहाँ पर हम जल लेंगे तो जल के ऊपरी सतह के कुछ अणु सामान्य ताप पर भी वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन जो वायुमंडलीय दाब होता है, जिसका मान होता है 1 एटीएम, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी तल पर, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी तल पर 1 एटीएम या 1 वायुमंडल है। तो वायु का दाब वाष्प के अणुओं को नीचे की ओर धक्का देता है, जिससे कुछ अणु वाष्प के कुछ अणु द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन ठीक उतने ही समय में कुछ अणु फिर से द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस जब चलता रहता है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि जितने अणु द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जाएंगे, उतने ही अणु वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में आएंगे। इस अवस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा जो दाब डाला जाएगा, उस दाब को बोलते हैं वाष्प दाब। लेकिन सामान्य ताप पर ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, इसलिए जल पूर्ण रूप से वाष्प या गैसीय अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। अब यदि हम जल का ताप बढ़ाएं, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, यदि हम ताप में वृद्धि करें, ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा, जल के अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी जल के अणुओं की। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से अब पहले से ज़्यादा अणु वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे वाष्प दाब का मान बढ़ता जाएगा। और जब वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में जल उबलने लगेगा। तो जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब, वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। तो आधुनिक परिभाषा क्वथनांक की हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बताया गया है कि वह ताप जिसमें द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसको हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। मान लिया ये जो है दाब है और ये रेखा जो है एक वायुमंडल दाब को दिखा रही है, एक वायुमंडल दाब को दिखा रही है। अब द्रव का सामान्य ताप पर जो दाब है यहाँ पर दिखाया गया, मान लिया ये समझने के लिए 0.4 एटीएम है। अब जल को उबलने के लिए दाब 1 एटीएम होना चाहिए, 1 वायुमंडल होना चाहिए। तो 1 वायुमंडल दाब, इस दाब को 1 वायुमंडल दाब तक हम कैसे पहुँचाएंगे? तो हमने बताया कि ताप में वृद्धि करेंगे, तो अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे वाष्प दाब का मान बढ़ता जाएगा। गति ऊर्जा बढ़ेगी जिससे वाष्प दाब का मान बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम ताप में वृद्धि करेंगे तो ऐसा ताप आएगा कि ये जो वाष्प दाब है, द्रव का वाष्प दाब, ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में द्रव उबलने लगेगा, जिससे उसका हम क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि क्वथनांक मीन्स क्या होता है कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब इसी का आगे पढ़ेंगे हम स्थिर कौथी। तो देखिए, स्थिर कौथी क्या होते हैं।
तो अभी हम क्वथनांक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम स्थिर क्वथी द्रव मिश्रण के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्थिर क्वथी क्या होते हैं, ये दो द्रवों का मिश्रण होता है। निश्चित संगठन का द्रव मिश्रण होता है, जिसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लिया हमारे पास जल है, एक कंटेनर में जल ले लिया गया, दूसरा कंटेनर है इसमें हमने एथेनॉल ले लिया C2H5OH। अब सभी लोग जानते हैं एक वायुमंडल दाब पर जल का क्वथनांक जो होता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या कह सकते हैं 373 केल्विन होता है, जबकि एथेनॉल का क्वथनांक 78.5 डिग्री सेल्सियस या 351.5 केल्विन होता है। यहाँ पर जो एथेनॉल उबल रहा होगा ये 78.5 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा होगा। अब यदि हम अल्कोहल और एथेनॉल का मिश्रण लें, जिसमें अल्कोहल की मात्रा लगभग 95% हो और जल का जो अमाउंट हो वो लगभग 5% हो। अब एक द्रव मिश्रण बनाया गया जिसमें एथेनॉल 95% है और वाटर जो है 5% है। या कह सकते हैं अगर 100 ml एथेनॉल प्लस वाटर का द्रव मिश्रण है, द्रव मिश्रण में C2H5OH की मात्रा 95 ml एंड वाटर की मात्रा जो होगी ये 5 ml है। ठीक है। अब यदि इनको बॉयल किया जाता है तो देखा ये गया कि ये द्रव मिश्रण जो पहले वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका बॉइलिंग पॉइंट था, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिलाया गया, इसमें एथेनॉल प्लस वाटर, रेशियो है 95% एंड 5%। अब दोनों को जब एक साथ रखकर गर्म किया गया तो देखा गया ये द्रव मिश्रण लगभग 78 डिग्री सेल्सियस या कह सकते हैं 351 केल्विन पर ही उबलने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एथेनॉल और जल के मिश्रण को एक निश्चित संगठन में लेकर उबालते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट, जल के बॉइलिंग पॉइंट और एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम हो गया। अब इस द्रव मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 78 डिग्री सेल्सियस या 351 केल्विन हो गया। तो इसका मतलब यह है कि यदि हम दो द्रवों को मिश्रण को एक निश्चित संगठन में रखकर गर्म करते हैं तो यदि हो सकता है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो एथेनॉल और वाटर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, जिसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लिया ये एक वायुमंडल दाब है, प्रेशर है यहाँ पर 1 atm 1 atm। अब जल जो हमारा उबल रहा है ये जल है, जल जो उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब एथेनॉल
एथेनॉल जो उबल रहा है 78.5 डिग्री सेल्सियस पर। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका मतलब है उसका वाष्प दाब अधिक होगा। जब वाष्प दाब अधिक होगा तो उस द्रव को उबालने के लिए या उसे जो है वाष्पित करने के लिए पहले से कम ताप देना पड़ेगा, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, दाब उसका बढ़ जाएगा। अब ये एथेनॉल का जो है दाब होगा, ये दाब एथेनॉल का हो गया। ये जल का P1 ले लेते हैं, एथेनॉल का P2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट था 78.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखा ये गया कि जब दोनों के मिश्रण को लिया गया तो बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो गया, दोनों के द्रव मिश्रण 78 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका और भी कम होने से वाष्प दाब पहले से ज़्यादा होगा। अब ये जो है 78 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस द्रव मिश्रण का वाष्प दाब दोनों द्रव मिश्रणों के वाष्प दाब से बढ़ गया है और क्वथनांक दोनों द्रव मिश्रणों के क्वथनांक से कम हो गया है। तो ऐसे द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, उन्हें और जिनका संगठन जो है वो निश्चित होता है द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में। द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में दोनों का संगठन निश्चित होता है। ऐसे मिश्रण जो होते हैं स्थिर क्वथी कहलाते हैं। अब यहाँ पर चूंकि इस स्थिर क्वथी मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट दोनों द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया है, इसलिए ये जो स्थिर क्वथी बोलेगा इसे बोलेंगे न्यूनतम स्थिर क्वथी, इसे बोला जाएगा। इस मिश्रण को जल और एथेनॉल का जो मिश्रण होगा, इस मिश्रण को हम बोलेंगे न्यूनतम स्थिर क्वथी, न्यूनतम स्थिर क्वथी। ये एक न्यूनतम स्थिर क्वथी हो गया। अब हम लोगों ने पीछे राउल्ट्स के नियम में पढ़ा था कि यदि कोई भी द्रव को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने पर उनका वाष्प दाब पहले से बढ़ जाता है, तो वाष्प दाब अगर बढ़ता है तो ऐसे द्रव मिश्रण जो होते हैं वो राउल्ट के नियम से कैसा विचलन प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाष्प दाब पहले से अलग बढ़ गया। पहले देखो जल का वाष्प दाब कम था, एथेनॉल का उससे ज़्यादा था, लेकिन जब द्रव मिश्रण लिया गया तो उसका वाष्प दाब दोनों के वाष्प दाब से अधिक हो गया। मतलब वाष्प दाब में विचलन जो होगा धनात्मक विचलन होगा। तुम कह सकते हैं न्यूनतम स्थिर क्वथी जो होते हैं वो एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कैसा प्रदर्शित करेंगे? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि स्थिर क्वथी मतलब होता है ऐसे द्रव जिनका द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है, जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, उन्हें हम स्थिर क्वथी कहते हैं। अब यदि द्रव मिश्रण बनाया गया और द्रव मिश्रण बनाने पर मिश्रण का क्वथनांक दोनों अलग अलग घटकों के क्वथनांक से कम हो जाता है, जिससे वाष्प दाब बढ़ जाएगा, इसलिए ये न्यूनतम स्थिर क्वथी कहलाएंगे और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अगर समझ में आया हो स्टूडेंट तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी लोग डिस्कस कर रहे थे स्थिर क्वथी के अंतर्गत न्यूनतम क्वथनांक की। अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे अधिकतम क्वथनांक की। देखिए हमारे पास एक दूसरा द्रव मिश्रण है जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड HNO3, 32% वाटर है। अब ये द्रव मिश्रण देखिए किस प्रकार से वाष्प दाब में परिवर्तन करेगा या बॉइलिंग पॉइंट में परिवर्तन करेगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। शुद्ध नाइट्रिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है ये लगभग 86 डिग्री सेल्सियस या 353 86 273 इसमें अगर ऐड किया जाए
359 केल्विन होगा। अब इस द्रव मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट देखा गया ये आता है 120 डिग्री सेल्सियस या 393 केल्विन। अब इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। ये हमारा जल हो गया। जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया। और नाइट्रिक अम्ल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 86 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब द्रव मिश्रण बनाया गया एक निश्चित संगठन जिसमें 68% HNO3 है और 32% जल है, अब इन दोनों को निश्चित अनुपात में लिया गया जब एक बीकर में अब गर्म किया गया तो जो वाष्प बन रही है ये पहले से अधिक ताप पर बनेगी, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस द्रव मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों घटकों जल और नाइट्रिक अम्ल से बढ़ गया। पहले जल उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर और नाइट्रिक अम्ल उबल रहा था 86 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जब एक निश्चित संगठन में नाइट्रिक अम्ल जल को लिया गया तो ये द्रव मिश्रण 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नाइट्रिक अम्ल और जल को एक निश्चित अनुपात में लेते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है इसलिए जो स्थिर कौथी मिश्रण होगा इसे हम बोलेंगे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर कौथी। जबकि इससे पहले अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एथेनॉल और जल का द्रव मिश्रण 95% एथेनॉल और 5% जल में जो क्वथनांक था वो कम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्वथनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए इसको हम अधिकतम क्वथनांकी स्थिर कौथी द्रव मिश्रण के नाम से जानेंगे। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा अगर समझें तो मान लिया ये हमारा एक वायुमंडल दाब है, क्योंकि कोई भी द्रव अभी बताया हमने एक वायुमंडल दाब पर ही उबलता है। जब उसका वाष्प दाब एक वायुमंडल के बराबर हो जाएगा तो द्रव उबलने लगेगा। अब ये जल है, जल का ये वाष्प दाब हो गया जिसको एक वायुमंडल तक पहुंचने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अब दूसरा हो गया नाइट्रिक अम्ल HNO3 जिसको उबलने के लिए क्वथनांक चाहिए 86 डिग्री से। इसका मतलब इसका वाष्प दाब जल के वाष्प दाब से कम होगा, ऊपर होगा थोड़ा सा, और ये 86 डिग्री से उबलेगा। अब देखा यह गया कि क्योंकि दोनों का द्रव मिश्रण जब मिलाया गया एक निश्चित संगठन में तो 120 डिग्री सेल्सियस उबल रहा। तो 120 अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बढ़ रहा है इसका मतलब उसका वाष्प दाब यहाँ पर घट रहा होगा। इसलिए इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये जो मिश्रण का वाष्प दाब होगा P, जिसमें हम दोनों को लेंगे HNO3 प्लस H2 का जो द्रव मिश्रण है, जब दोनों के द्रव मिश्रण लेंगे तो वाष्प दाब पहले से कम हो जाएगा। अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर वाष्प दाब घट गया। तो वाष्प दाब अगर द्रव मिश्रण का वाष्प दाब घट जाता है तो ये राउल्ट के नियम से कैसा डेविएशन विचलन प्रदर्शित करेंगे, सभी लोग पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में, ऋणात्मक विचलन। कैसा विचलन दिखाएंगे, ऋणात्मक विचलन। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि जो है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर कौथी जब बनता है तो चूँकि वाष्प दाब घट जाता है, वाष्प दाब घटने से द्रव मिश्रण को वाष्पित या उबालने के लिए हमें पहले से ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगी, जिससे इसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। अब क्वथनांक बढ़ गया है इसे अधिकतम क्वथनांकी बोलेंगे। क्योंकि वाष्प दाब घट गया है इसलिए इसको ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो डिस्कस किया आज हम लोगों ने स्थिर कौथी क्या होते हैं, इसकी परिभाषा अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने पूरा टॉपिक समझा दिया, आगे परिभाषा देखते हैं कि स्थिर कौथी क्या होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम स्थिर कौथी द्रव मिश्रण, और दूसरे पहला था न्यूनतम स्थिर कौथी द्रव मिश्रण। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर इसकी परिभाषा डिस्कस करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे स्थिर कौथी द्रव मिश्रण की परिभाषा क्या होगी। तो अभी हम उदाहरण द्वारा समझ रहे थे, तो इसके डिफिनेशन अध्ययन करेंगे। ऐसे द्विघटकी द्रव मिश्रण
जिनका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है, चाहे हम द्रव अवस्था में लें या वाष्प अवस्था में, दोनों का जो संगठन होगा वो समान रहेगा। तो ऐसे जो द्रव होंगे जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, जिन्हें हम स्थिर कौथी कहते हैं। अभी हमने उदाहरण के द्वारा समझा था कि एथेनॉल और वाटर में एथेनॉल 95% है, वाटर 5% है। यदि हम एथेनॉल और वाटर को एक निश्चित अनुपात 95% एथेनॉल और 5% वाटर के साथ लेंगे तो ये एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। कितने ताप पर उबलते हैं? अभी बताया था 78 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि एथेनॉल का क्वथनांक 78.5 है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे द्रव मिश्रण जो एक स्थिर ताप पर उबलते हैं, जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान रहता है, उन्हें हम अस्थिर कौथी कहते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता ये है कि द्रव अवस्था में ले जाएं या वाष्प अवस्था में रखें, दोनों अवस्थाओं में इनका जो संगठन होगा वो समान रहेगा। कहने का मतलब एथेनॉल और वाटर का द्रव अवस्था में जो संगठन होगा 95.5% होगा। अगर हम इस द्रव मिश्रण को वाष्पित कराएं तो वाष्प अवस्था में भी एथेनॉल और वाटर का जो संगठन होगा वो 95% ही रहेगा। तो द्रव और वाष्प दोनों अवस्था में जब संगठन समान रहता है तो उसे हम स्थिर कौथी बोलते हैं। दूसरा बताया गया है कि द्रव मिश्रण को प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं किया सकता है। तो प्रभाजी आसवन क्या होता है कि ऐसे द्रव मिश्रण जिनके क्वथनांक में लगभग 5 से 35 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, ऐसे द्रव मिश्रणों को एक दूसरे से हम प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो द्रव मिश्रण है जो कि एक निश्चित, जिनका संगठन निश्चित है, चूंकि एक साथ उबलते हैं 78 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए इनको हम प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरी विशेषता है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने ग्राफ के द्वारा समझाया था कि जो स्थिर कौथी कम ताप पर उबलते हैं वो जो है धनात्मक विचलन दिखाएंगे, और जो अधिक ताप पर उबलेंगे वो क्या दिखाएंगे? ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। अभी हमने उदाहरण में समझाया था आप लोगों को जो है। अब स्थिर कौथी द्रव मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम पीछे भी उदाहरण के द्वारा समझ चुके हैं। न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर कौथी, दूसरा अधिकतम क्वथनांक की स्थिर कौथी। अब हम इनके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अभी हम स्थिर कौथी के डिस्कस कर रहे थे। अब स्थिर कौथी विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, स्थिर कौथी द्रव मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर कौथी और अधिकतम क्वथनांक की स्थिर कौथी। न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर कौथी के बारे में हम लोग भी डिस्कस करके आए हैं कि ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं तथा मिश्रण का क्वथनांक घटकों के क्वथनांक से कम हो जाता है। इसको अभी उदाहरण के द्वारा समझा था कि यदि हम 95% एथेनॉल और 5% जल के मिश्रण को लेते हैं तो एथेनॉल का क्वथनांक बताया था 78.5 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन पूरे द्रव मिश्रण का जो क्वथनांक था ये 78 डिग्री सेल्सियस हो गया। दोनों के क्वथनांक से एथेनॉल और जल के क्वथनांक से कम हो गया, इसलिए चूँकि क्वथनांक घट गया है इसलिए न्यूनतम क्वथनांक ही बोलेंगे। फिर हमने ग्राफ के द्वारा अभी समझाया था आप लोगों को कि जब क्वथनांक घटता है तो वाष्प दाब बढ़ जाता है। ये जल का वाष्प दाब हो गया, ये एथेनॉल का वाष्प दाब हो गया। लेकिन जब दोनों का मिश्रण लिया गया तो देखा गया कि क्वथनांक घट गया है। तो क्वथनांक घटने से वाष्प दाब जब क्वथनांक यहाँ पर दोनों के मिश्रण से कम हो जाएगा तो द्रव पहले से कम ताप पर उबलने लगेगा, इसलिए वाष्प दाब भी पहले से कम हो जाएगा। ये दोनों के द्रव मिश्रण का वाष्प दाब होगा। तो जो कि वाष्प दाब घट गया है इसलिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। इसलिए क्या करेंगे? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे राउल्ट के नियम से। तो यही लिखा हुआ है कि ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जो राउल्ट के नियम से कैसा दिखाते हैं? धनात्मक विचलन दिखाते हैं, और इनका जो क्वथनांक होता है वो घटकों क्वथनांक से कम होता है। इसे न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर कौथी कहते हैं। दूसरा है अधिकतम क्वथनांक की स्थिर कौथी। ऐसे द्विघटकीय मिश्रण होते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ऋणात्मक विचलन। अभी हमने उदाहरण द्वारा समझा था पीछे, फिर से भी डिस्कस करेंगे कि ऋणात्मक विचलन क्या होता है। तथा मिश्रण का क्वथनांक जो होता है घटकों क्वथनांक से अधिक हो जाता है।
उदाहरण में 68 डिग्री सेल्सियस नाइट्रिक अम्ल और जल 32 डिग्री सेल्सियस मिश्रण। नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक जो होता है वो 86 डिग्री सेल्सियस है, जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब द्रव मिश्रण बनाया गया तो इसका क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि यहाँ पर क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए इसको अधिकतम क्वथनांकी बोला गया। अधिकतम क्वथनांकी बोलने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पर द्रव मिश्रण का क्वथनांक जो है वो दोनों अलग अलग घटकों के क्वथनांक से अधिक हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्रव मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो क्वथनांक घटकों क्वथनांक से क्या हो जाएगा, अधिक हो गया, इसलिए इसको अधिकतम क्वथनांकी बोला गया। क्वथनांक बढ़ गया है इसका मतलब कि यहाँ पर जब द्रव मिश्रण बनेगा तो द्रव मिश्रण का जो यहाँ पर वाष्प दाब होगा उसमें परिवर्तन आ जाएगा। मान लिया ये 1 atm वायुमंडल दाब है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, नाइट्रिक अम्ल 86 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है तो इसका वाष्प दाब और भी कम होगा। वाष्प दाब ये 86, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, ये 86 डिग्री से बॉयल हो रहा है। अब चूंकि दोनों को एक निश्चित अनुपात में रखा गया तो क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो पहले से ज़्यादा गर्म करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों द्रव मिश्रण बनते हैं तो दोनों का जो वाष्प दाब होगा वो दोनों के अलग अलग घटकों के वाष्प दाब से कम हो चुका होगा, इसलिए पहले से ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा 120 डिग्री सेल्सियस। तो वाष्प दाब इनका क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। जो वाष्प दाब कम हो जाएगा तो गर्म क्वथनांक तक पहुंचाने के लिए या उसे वाष्पित करने के लिए पहले से ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, इसलिए इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वाष्प दाब घट गया है इसलिए ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि स्थिर कौथिक क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।